स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन क्या होती है। आज हम समझते हैं कि इकॉनमी पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती है। ठीक है जी, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इसको। जो ज़रूरी है मैं आप लोगों को एक मिनट, मेरा माइक किधर है भाई? मेरा माइक बताओ तो सही मुझे, मेरा माइक गुम हो गया यार। अब बताएं, आप सही आ रही है आवाज़? जी भाई। चलें, स्क्रीन और आवाज़ मेरी दोनों सही आ रही है बिल्कुल? जी भाई, अभी तक तो माशाल्लाह सही आ रही हैं। चलें माशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इकॉनमी पॉलिसीज़ को। कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हमने देखनी हैं, जो बैंक्स के पास होती हैं। असल में जो ये दो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों के दोनों जो है बेसिकली सेंट्रल बैंक के पास होती हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी इज़ द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट adjust its spending levels and tax rates to monitor and influence a national economy. It is the sister strategy to monetary policy. अब फिजिकल पॉलिसी को हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे। आज जो हम हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कंट्रोल करती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं बैंक्स के पास, सेंट्रल बैंक के पास, जो पूरी की पूरी इकॉनमी को स्टेबल या फिर बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे, वो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के पास तीन केपीआईज होती हैं। केपीआई कहते हैं की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मतलब आप को अगर कोई भी स्ट्रैटेजी ऐड करनी है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो आप कोई ना कोई ऐसे टूल्स बीच में रखेंगे कि मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना है, मुझे फ़लाँ टाइम पे नहीं जाना, मुझे मुझे जो है, अगर आपने अपने घर पे नज़र रखनी है तो घर पे नज़र रखने के लिए आप अपने कैमरे लगवाएंगे, वो टूल्स सेट करेंगे जिससे आप अपनी नज़र रख सकें। आपको अपने ऑफिस में नज़र रखनी है तो आप कुछ वहाँ पे ऐसे टूल्स सेट करेंगे जिसके थ्रू जो है वहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं, जिसको ऑफिस का कंट्रोल, ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल में रह सकता है। ठीक है। सेम सेम लाइक सेंट्रल बैंक्स के पास तीन केपीआईज होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, केपीआईज कहते हैं की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मेनली इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज लाइक, एक इन्फ्लेशन, नंबर दो एम्प्लॉयमेंट, नंबर तीन ग्रोथ। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोज़गार को, ग्रोथ कहते हैं एक टूल होता है जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वहाँ से आया है। ठीक है, ग्रोथ इसका फुल फॉर्म है। ग्रोथ का जो फुल हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जब जितने हम ये तीन टूल्स पढ़ेंगे, तीन इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जो महंगाई को ज़्यादा या कम करते हैं, वो बेसिकली उसके अंदर सारी की सारी न्यूज़ आ जाती हैं। जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। इन्फ्लेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इन्फ्लेशन किसको कहते हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसा डेटा होता है, ये सीपीआई के रिलेटेड होता है। सीपीआई एक ऐसा डेटा होता है जो गुड एंड सर्विसेज को ज़्यादा या कम उसकी कीमतों में इजाफा या कमी वाक़ होने पे, कोई मुझे बता सकता है कि सीपीआई गाइड कर सकते हैं कि सीपीआई का डेटा क्या होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? आप में से कोई बंदा बता सकता है कि सीपीआई क्या होता है? भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक हो गया। अब ये होता है क्या है बेसिकली? इसमें भाई हर किस्म का डेटा होता है। एनर्जी, फूड, बिहेवियर, etc। इसमें हर किस्म का डेटा होता है। सीपीआई दैट्स गुड, दैट्स गुड, और बताते जाओ। सर, हेल्थ के बारे में भी होता है, हेल्थ के मसाइल होते हैं। क्या क्या होता है? सर, हेल्थ के बारे में नहीं होता सर, हेल्थ किस? महंगाई। नहीं, महंगाई तो होती है, अब किसकी महंगाई, किसकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं जैसे आप? सर नो। यार अपना ना, या तो आपने बिल्कुल अपनी नाकों के आगे अपना माइक को किया हुआ है, या फिर पंखे के आगे बैठे हो, कोई चक्कर है? थोड़ा सा अपना मुंह फेर के बैठो। आप बताओ।
सर ये जैसे बेरोजगारी होती है, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, वो करते और डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है, ये और चीज़ है। सर ये एक किस्म का मेजरमेंट होता है कि रोजाना की बुनियाद पर कौन सी चीज या कौन सी करेंसी या एनीथिंग जो भी, कब वो अपना रेट को इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। तो महंगाई की शरह भी इसी तरह जो बड़े कम हो, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम सीपीएफ यूज करते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हैं। देखो डेटा को आसान लफ्ज़ों में भाई ने बता दिया, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफली गाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर आपका एक ऑफिस है, या आपको कोई स्कूल है, या आपको कोई एकेडमी है, या आपको कैसा घर है जहाँ पे आपको चोरों पे नज़र रखनी है, या अपने जो है अपने ऑफिस में अपने कुलीग्स पे नज़र रखनी है, वहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, एकेडमी है वहाँ पे अपने बच्चों पे नज़र रखनी है, तो आप कुछ टूल्स यूज़ करेंगे वहाँ पे उनको उन पे नज़र रखने के लिए। सेम लाइक जो है ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक्स के पास कुछ टूल्स होते हैं महंगाई को जज करने के लिए कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो महंगाई बढ़ रही है तो इट्स नॉट गुड फॉर दिस कंट्री। आपको पता है महंगाई जब ज़्यादा, हम पढ़ेंगे आगे जाके कि महंगाई जब ज़्यादा होती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, महंगाई कम होती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। उसकी अच्छी बातें कौन सी हैं, उसकी बुरी बातें कौन सी हैं, हम अभी आज आज ही इस टॉपिक को कवर करेंगे। सीपीआई एक ऐसा डेटा होता है जो मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है, कि खानों की कीमतों में क्या कमी वाक़ई हुई है, क्या ज़्यादा हुई है, पिछली बार एक ब्रेड कितने की थी, इस बार ब्रेड कितने की है, सब्जियां पहले कितनी थी, किस किस प्राइस के हिसाब से किलो, 2 किलो सेल आउट हो रही थी, अब किस हिसाब से सेल आउट हो रही है। हाउसिंग है, हाउसिंग के क्या रेंट्स हैं, उसके बाद अभी क्या रेंट हैं, कल को क्या रेंट होंगे, परसों को क्या रेंट होंगे, महीने बाद क्या रेंट होगा, उसमें चेंजेस क्या आई हैं। क्लॉथ्स हैं, क्लॉथिंग में जो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देख रहे होते हैं, इन पे जो टैक्सेस लग रहे होते हैं, इसकी जो कीमतों में इन्होंने अपना इजाफा किया या नहीं किया, वो सब यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जो मतलब गाड़ियों के रेंट में फ्यूल्स वगैरह ये वो सब कुछ इनमें कम कीमतों में कमी वाक़ई होती है, ज़्यादती होती है, वो सब यहाँ पे होता है। मेडिकल केयर्स, एंजॉयमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर गुड एंड सर्विसेज, जो भी चीज़ें मुल्क के अंदर पाई जाती हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा या कम होना, ये एक टूल मेजर करता है जो सेंट्रल बैंक के पास होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गई? जी भाई। परफेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इंक्रीज इन्फ्लेशन के, महंगाई ज़्यादा होने पे जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, जो बुरी बात है, वो होता है लो सेविंग। आप देखें, महंगाई अगर बढ़ जाती है, महंगाई जब बढ़ती है तो ज़्यादा लोगों के पास सेविंग्स कम होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन की 30,000 सैलरी है और उसके अखराजात जो हैं 10,000 के हैं महीने के। अब आप देखें कि अब उसको कितने पैसे बच रहे हैं, वो कितनी सेविंग्स कर पा रहा है अपनी, बताएं ना। हैं। भाई अगेन रिपीट। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि एक पर्सन है, आज से 5 साल पहले भी चले जाते हैं, 5 साल पहले उसकी सैलरी थी 30,000, 30,000, और वो बंदा, उसका जो एक्सपेंस था वो था 10,000 का, फ्यूल मिला के, घर का रेंट मिला के, खाना पीना मिला के, फूड बेवरेजेस मिला के, इन सबको मिला के उसका 10 से 12 हज़ार रुपये का उसका एक्सपेंस था। अब मुझे बताओ वो कितना पैसा बचा रहा था? 18 से 20 हजार। 18 से 20 हजार। 18 से 20 हज़ार। और आज जब महंगाई इतना पीक पे है, इतनी ज़्यादा है, तब ये हो रहा है कि अब उसके जो खर्चे हैं वो 25,000 में पूरे नहीं हो रहे। समझ आ रही है? अब उसकी 25, अब उसकी सैलरी कितने परसेंट, अब आप ये देखें, अपना डेटा सर्च करें, डेटा जाके सर्च करें, प्रीवियस 5 ईयर्स की जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो कितना है, आपको बताएंगे कि वो, अभी सर्च कर लेते हैं।
पाकिस्तान हेडलाइन ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन देयर स्टूड एट 11.7% एज मई 15.6%। या तो ये डेटा गलत बता रहा है या तो कोई चक्कर है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। 2023 में 30% बढ़ी महंगाई। अच्छा बहरहाल मैं एक बात कर रहा हूँ, इसको एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एग्जांपल ये है कि आप की सैलरी, आप में से किसी पर्सन की सैलरी आज से 5 साल पहले 30,000 थी और उसके अखराजात 10 से 12 हज़ार थे, तो वो आज से 5 साल पहले जो है अपने 18 से 20 हज़ार रुपये सेव कर रहा था। लेकिन आज जाके अगर हम 15% भी समझेंगे, 15% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है और उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई होगी, 2% हुई होगी, 3% हुई होगी, 5% हुई होगी, तो उसके जो खर्चे हैं वो 22,000 25,000 पे चले गए हैं और उसकी सैलरी जो है 32 से 35 हज़ार पे चली गई होगी। तो जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से सेविंग्स बहुत कम हो गई लोगों के पास। ठीक है जी, एक मिनट मुझे, मैं गेट खोल के आता हूँ, मुझे सिर्फ एक मिनट दें प्लीज़। हाँ जी, तो म, यहाँ पे आके हमारी सेविंग्स कम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, ये इसका इन्फ्लेशन के बढ़ने का एक साइड इफ़ेक्ट है। अब जो नंबर 2 है, जो साइड इफ़ेक्ट है वो है लो इंटरेस्ट रेट्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। जब भी महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट को कम कम कर देते हैं लोग, बैंक्स कम कर देते हैं। इसका मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताऊं तो महंगाई जब बढ़ती है ना, तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, पैसे की वक़्त कम हो जाती है, पैसे की डिमांड कम हो जाती है। तब होता ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो नोट छापता है। ठीक है, नोटों की रवानी, नोटों का छापना सेंट्रल बैंक्स के हाथ में होता है। जब सेंट्रल बैंक फॉर एग्जांपल 1 बिलियन के नोट छाप देता है तो वो क्या करता है, वो सेंट्रल बैंक को देता है। ठीक है, सो वो अपने दूसरे बैंक्स को देते हैं कि अब जो है आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें। फॉर एग्जांपल मुझे ना एक बार पैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मुझे एक बार पैसे ज़रूरत हुए, गालबन कोई 2023 की बात है। तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, मेरा एक अच्छा डेटा था बैंक के पास और मेरी मेरी इनकम अच्छी थी, मेरे सारे मामलात अच्छे थे। तो मुझे था कि मैं यहाँ से ना अपना जो है लोन निकलवाता हूँ। अब उन्होंने क्या कहा मुझे कि आपका लोन तो निकल जाएगा लेकिन हम आपको, उन्होंने परसेंटेज बहुत ज़्यादा बताई, मतलब वो सूद की शरह थी। उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। फिर उन्होंने जब अपनी मुझे सूद की शरह बताई, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ये सूद है, ये है, वो है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह पाक मेरे मामलात को खुद सेट कर देगा, तो मुझे ये लेने की ज़रूरत नहीं है। गालबन वो 26% पे थे, गालबन 25% पे थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो होता ये है कि उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे, मतलब उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा शराइत बता दी कि आपको ये करना पड़ेगा, आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, मुझे नहीं आई समझ में। अगर कोई बैंक का बंदा है तो उसको पता होगा कि वो कितनी खर्च होती है, मतलब इतने डॉक्यूमेंटेशन और सब होता है वो। अब फिर उसके बाद हुआ ये कि मुझे 2 से 3 महीने के बाद दोबारा से बैंक से कॉल आती है। गालबन वो फर्स्ट मंथ था या दूसरा मंथ था, तो मुझे कॉल आती है कि आप ने वो रिक्वेस्ट की थी पैसों के बारे में, लोन के बारे में। मैंने कहा हाँ मुझे की थी लेकिन ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कहते सर फिर भी आप एक बार चक्कर लगा लें। मैं जब दोबारा से बैंक जाता हूँ तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ होता है, मतलब जो 26% पे था तो वो 18-17% पे आ जाता है। तो ये बेसिकली एक टूल होता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कम या ज़्यादा कर सके। अब ये आवाम के लिए तो अच्छी बात है, जो लोग चीज़ों को जो लोग जो होते हैं, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, उसको अपने पैसे ज़रूरत होते हैं, वो घर के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। मगर एक पर्सन है जो इन्वेस्टर है, अब वो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो कैसे अच्छी बात नहीं है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। पानी पी लो यार एक मिनट में, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसको रहने देते हैं, मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम सेवर इन्वेस्टर्स टू डेबिटर। इसको भी रहने देते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
माल इन्वेस्टर्स, हायर टैक्सेस। हाँ, इस हाई टैक्सेस का ये मतलब है कि वो चीज़ों पे इतनी ज़्यादा टैक्स लगा देंगे जब महंगाई बढ़ेगी। ज़ाहिर है, महंगाई बढ़ती ही तब है जब चीज़ों के, अब एक चीज़ है उसकी कीमत जो है 1 लाख है, उस पर 20,000 का टैक्स लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अब गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं। गाड़ी पे हमारे पाकिस्तान में अगर आप बाहर से कोई गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो उसको 400% तक भी उस पर टैक्स होता है। 400% टैक्स गाड़ी पे। आप अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो उस पर आपको 4% टैक्सेस देने हैं। मतलब वो सब सूरतों में है वो, कोई टैक्स है, कभी कोई टेस्ट है, तो टैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो शामिल होता है। अच्छा जी, टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन सेंट्रल बैंक्स टूल किट। आज हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। क्वांटिटी ईजिंग को, क्वांटिटी ईजिंग इसको पैसा छापना कहते हैं, ठीक है ना। हम इसको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि ज़्यादा होता है कम होता है, इन्फ्लेशन को कैसे कम करते हैं। अच्छा, नोट छापना क्या अमल है, हम नोट, सेंट्रल बैंक्स के पास ऐसा कौन सा आला है जिससे वो नोट छापता है, कितने नोट छापने हैं, कब छापने हैं, और कब किन किन को देना है, और उनका कैसे यूज़ करना है, उन्होंने अपना बॉन्ड्स पे कितना पैसा लगाना है, उन पे उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट पे क्या हिसाब किताब करना है। अब इंटरेस्ट रेट पे जब बात आ जाती है तो हमने उसको अपने फॉरेक्स से रिलेटेड कैसे देखना है, हम इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज़ करें। महंगाई ज़्यादा समझी जाती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, स्टॉक्स मार्केट और क्रिप्टो प्रेशर आ सकता है। कॉर्ड ट्रेड नंबर 1, सीपीआई कम आया, एक्सपेक्ट एस नीचे। थैंक्स यार 18 के। कोई सवाल है तो करें यार। फंडामेंटल ज़्यादा इजी है या ये क्या कहते हैं इसको, टेक्निकल? फिर भाई जिसका दिल जिस चीज में दिलचस्पी ज्यादा हो उसके लिए वो आसान होगी। बिलाल, तुम्हारे लिए क्या आसान है? मेरे ख्याल से जो है टेक्निकल बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल। हम्म। तुम्हें बिलाल, तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपना बताओ ना। है तो टेक्निकल, उस पे फंडामेंटल पे ये है कि उस पे मैं फिलहाल नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि उस पे भी इंशाल्लाह करूंगा काम, जाने, आप जिंदगी रही तो। जाना चाहो नहीं जाना चाहो वो इम्पोर्टेंट है। आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको इस फील्ड में कामयाब होना है ना तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये आपको समझना पढ़ूंगा पड़ेगा। तो जरूर है इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह। अब अगर आपसे कोई पूछे कि महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। महंगाई जो कम हुई है इस मुल्क के लिए, वो अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि यार ये अच्छी चीज़ है, और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी जब आपको एटलीस्ट डेटा कंप्लीट पता समझ होगी ना। देखिए, मैं कितने आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल्स दे दे के बता रहा हूँ, दुकानों की एग्जांपल्स दे दे के बता रहा हूँ। तो मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं बनता आप लोगों के सामने, ना मुझे इतनी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि कम डेटा हो, वो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। बशर्ते ये कि मैं आपको बार बार बड़े बड़े पेजेस पढ़ा दूँ जिसकी ना मुझे समझ हो ना आप लोगों को समझ हो, वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को जो है वो पढ़ के कामयाब होंगे इंशाल्लाह, देखना एकदम। बस मैं पढ़ना है, एक बार ज़रूर पढ़ना है, इनको देखना ज़रूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब खामोश हैं, कोई सवाल नहीं है क्या आज? मैं सवाल ही सोच रहा हूँ, कोई परफेक्ट अच्छा सवाल है जो मैं आपसे करूँ। जो अच्छे शागिर्द होते हैं, पता है वो क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई?
वो ये करते हैं कि वो सवाल पहले से लिख के रखते हैं, वो वेट करते हैं कि कब क्लास होगी और वो कब वही सवाल करेंगे। फिर भाई इसी तरह मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल थे, पर मैंने आपसे शुरू में इतने सवाल कर दिए कि अब सवाल भी ढूंढने के लिए सवाल करना मतलब पड़ता है। आपकी एनर्जी कम हो गई अब। नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। मेरे ना उस्ताद मुझसे तंग हुआ करते थे, इसलिए नहीं कि मैं मतलब ज़्यादा बोलता था, ऐसा नहीं था, मैं बड़ा एक, वो था, लेकिन मैं सवाल करता था उस्तादों से। अपने स्कूल के टीचर से भी उस्ताद सवाल काफ़ी किया करता था। तो कोशिश किया करें कि सवाल किया करें। सवाल आपकी ना प्रेजेंट का एक आला होता है, एक टूल होता है कि आप प्रेजेंट हैं यहाँ पे। वरना देखें 18 20 लोग 25 लोग यहाँ पे आते हैं, 30 लोग यहाँ पे आते हैं, उनमें से वो भी सुन के चले जाते हैं, मोस्टली तो होते हैं वो बस उनको टाइम मिल गया तो उन्होंने यूट्यूब पे जाके वीडियो देख ली। एक दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन जाके उन्होंने सब लॉस कर दिया। समझ आया आप? जो समझ के नहीं करते ना उनके साथ होता जी यही है। सर। तो कोशिश किया करें कि अच्छा सवाल। सर, हम्म। अच्छा सर, एक सवाल है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि बहुत से एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजीज हैं। हमें स्टार्टिंग में या बिगनर्स को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में फॉरेक्स को रन करने के लिए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चले। तो ठीक है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस के साथ साथ वो किस चीज़ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करे? ठीक है। इसका रोड मैप है, मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बता देता हूँ कि एक बिगिनर को क्या करना चाहिए जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। जी वो सर। सबसे पहले तो है वो ट्रेडिंग की बेसिक्स को सीखे। अब ट्रेडिंग की जी बेसिक्स सर। क्या हैं? ट्रेडिंग की बेसिक्स ये हैं कि फ़ॉरेक्स क्या होती है, फ़ॉरेक्स में हमें कहाँ पे अकाउंट बनाना है, कहाँ पे हमने जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, उन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसके एडवांस की तरफ जाएंगे। अब एडवांस क्या है? एडवांस ये है कि हमने जो है जो एनालिसिस करने हैं वो कैसे करने हैं, उन टूल्स को जी कैसे सर। यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि आपने फॉरेक्स इस पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपने एनालिसिस करना है। अब ट्रेडिंग व्यू पे जब टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनकी किट्स को कैसे यूज़ करना है वो आपको पता हो। फिर आपने MT5 को यूज़ करना है, MT5 के एडवांस में सपोर्ट को लगाना कैसे है, रेजिस्टेंस को कैसे लगाना है। प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कर जो उस्ताद पढ़ा रहा है डेली बेसिस पे उसको वो काम करते जाओ रेगुलर बेसिस पे। मैंने एक दिन पढ़ाया, मैंने बोला कि यार सपोर्ट ये होती है, तो आप सपोर्ट मार्क करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाया मैंने, उसको मार करते रहो। फिर मैंने आपको ट्रेंड लाइंस पढ़ाई, उसको मार करते रहो, पढ़ते रहो। इस पे आप इतना काम करो, इतना काम करो। देखिए मैथमेटिक्स थी ना, मैथमेटिक्स में आप जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे आपको वो उतना ज़्यादा जो है रिजल्ट्स देती थी। सेम लाइक फॉरेक्स भी ऐसे है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पे उतना ज़्यादा आपको जो है ये रिजल्ट्स देगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा लाइव फंड लेके जाओ मार्केट के अंदर। देखें कि अब आप जितने काबिल हुए हैं, क्या वो जो है एनालिसिस आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अपना माइक म्यूट कर लें। मैं आपको सारा रोड मैप बता रहा हूँ, ये आपका नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। ये अच्छा कि आपने बताया, किया सवाल ये। फिर उसके बाद जो है आप टेक्निकल समझेंगे, टेक्निकल समझने के बाद थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ जाएंगे, फंडामेंटल की तरफ जाने के बाद इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आपको पता हो फंडामेंटल की बेसिक्स क्या हैं, हमें कौन कौन सी साइट्स देखनी है ऑन द डेली बेसिस, हमने सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डेटा होता है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, हमने डिफरेंट न्यूज़ को कैसे देखना है, हर न्यूज़ के बारे में हमने समझना है कि जो नेगेटिव है उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है गोल्ड के साथ, जिस पे आप एयर पे काम कर रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और फिर उसके बाद आपने जब आप ट्रेड लगा रहे होंगे ना साथ साथ, अब आपकी साइकोलॉजी भी यहाँ पे साथ साथ चल रही है। अब आपको पता चलता रहेगा कि यार मुझे ट्रेड को होल्ड करना है तो उसका कैसे बेटर वे कौन सा है होल्ड करने का। अब मैंने अगर जो है मैं एक स्कैल्पर हूँ, मैं एक इंट्राडे हूँ, मैं जो है वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, स्विंग ट्रेडर हूँ, तो आपको वो डिसाइड करना है अपने साथ। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ों पे बस डेली बेसिस पे काम करते रहना, फिर आप खुद ब खुद आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। अब वो कोई फैंसी स्ट्रेटजी ना हो, मतलब उसमें आप कोई चार्ट्स को इतना भर ना दें कि यहाँ पे भी ये चीज़ है, यहाँ पे भी ये चीज़ है, यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटजी हो, वो आपके लिए पैसा बना के देगी, वो काम करेगी आपके लिए, वो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका रोड मैप है। अच्छा, अब इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे अलग होना पड़ेगा। जो
आपको परेशान करते हैं लोग, जो टेंशन देते हैं या बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, आप उनसे थोड़ा सा किनारा कशी करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी पे बहुत मैटर कर साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट आता है। अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलते हैं और वो आपको कोई ऐसी नेगेटिव बात कर दे जो आपको हर्ट करे, या आपको जो है वो बहुत ज़्यादा खुश कर दे, अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान को मिल रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट इस पे ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपको अपने इमोशंस पे एक ही जैसा रहना हमेशा, अपने आप को मैंने रवि इख्तियार करनी है। अगर आपको पता हो कि मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, मुझे कितनी ट्रेड्स करनी है ऑन द डेली बेसिस, मुझे कितने लॉस के बाद मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है, मुझे जो है क्या करना है फॉरेक्स के साथ, मुझे मेरे गोल्स क्या हैं, आपके गोल्स रियलिस्टिक हों, आपको 5 साल 6 साल का प्लान हो कि मुझे यार अगले 5 सालों में ना, जो बंदे ये प्लान करके आए ना कि मैंने महीनों में जो है कामयाब हो जाना है, उनके बहुत लगने वाली है, बहुत बहुत लगने वाली है। अपने हमेशा जो है रियलिस्टिक गोल्स बनाओ कि मैंने 5 साल के बाद मैंने जो है अपनी एक फॉर्च्यूनर निकलवानी है, या मैंने एक अच्छा सा घर लेना है। आपके ये प्लान्स हो, 5 साल से पहले का प्लान ना हो, मतलब उससे कम टाइम का प्लान हो ही ना आपका। आप अगर इस फील्ड के अंदर 2 साल से आ गए हैं, 3 साल से आ गए हैं, 4 साल हो गए हैं आपको आते हुए, तो आपको पता हो कि यार मैंने हर महीने इतना रिटर्न्स निकालने हैं, ठीक है, और इतना लॉस करना है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि आपने लॉस कितना करना है, और आपकी इस चीज़ पे ग्रिप आ गई, तो यकीन माने आपके प्रॉफिट्स ऐसे इंक्रीज़ होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग कैसे काम कर रही है, हाउ इट्स वर्क। तो आपने ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना है, ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला ये यही रोड मैप है। और मैं ये सब चीज़ें जो है ना, मैं आपको ट्रेडिंग प्लान पे बना के दूंगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग प्लान अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं जो पढ़ाऊंगा, मे बी आप लोगों में से आधे लोगों को वो चीज़ समझ ना आए, या आधे लोगों को वो पसंद ना आए। तो वो जो पसंद नहीं आएगी ना, कुछ लोग होते हैं जो फैंसी टाइप होते हैं, मतलब मम्मी डैडी, उनको चीज़ें ना बड़ी फैंसी फैंसी सी अच्छी लग रही होती हैं कि चार्ट्स बड़ा भरा भरा सा हो, बड़ी प्यारी चीज़ें हों, रंग बिरंगा चार्ट हो। तो उनको कुछ और वहाँ पे देखना होता है, तो वहाँ पे ना शायद उसको मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मेरी सिंपल सा तरीका है ट्रेड करने का। मैं सब कुछ को ओपन करके रखता हूँ। मुझे ये नहीं है कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ तो कोई और पैसा क्यों नहीं कमाए, मेरे अंदर ये नहीं है। अब बहुत से लोग, आप किसी भी बंदे को, ट्रेडिंग के बंदे को, जो ट्रेडिंग का मिंटोर होगा, वो खुद किसी और चीज़ पे ट्रेड कर रहा होगा, आप लोगों से कुछ और ट्रेड शेयर करेगा। या अगर उसने वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जिस पे वो भी काम कर रहा है, तो आई थिंक सो इट्स ब्लेसिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा, ज़ाहिर बात है, आप नॉलेज के भूखे हैं। जो इंसान नॉलेज का भूखा होता है ना, वो जगह जगह जाता है। और मैं कहता हूँ कि वो बंदा ज़्यादा कामयाब होता है औरों की बनिस्बत, क्योंकि उसके अंदर भूख होती है, कुछ तड़प होती है, एक आग होती है सीखने की, समझने की। समझे? जी भाई। जी, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। सवाल हुआ क्लियर आपका? जी, बिल्कुल क्लियर अच्छा, हुआ। मैं एक चीज़ इसमें भूल गया हूँ बताना, कि बिगनर हो तो अपने ना एक चीज़ जहन में हमेशा बिठा के रखनी है कि भाई, आपने ना ट्रेडिंग को फुल टाइम जॉब नहीं बना लेना। ठीक है, जब तक ट्रेडिंग आपके लिए काम करना स्टार्ट नहीं करती, लाइक 2 साल 3 साल, ये मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ, आप इससे कम भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मे बी आप ट्रेडिंग में इंटर हो, आपका लक चल जाए और आप 2 3 ट्रेड से जो इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लें कि आप वो, मे बी मैं 10 साल में भी ना कर सकूँ। हो सकता है ना, इट्स पॉसिबल, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटीज़ है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है ये। लेकिन आपने प्लान करना है कि मेरी साइड इनकम होनी चाहिए, एक ऐसा बिजनेस हो मेरा जो मेरी फैमिली को लेके चल सके, मेरे किचन को लेके चल सके, मेरे लाइफस्टाइल को लेके चल सके। ट्रेडिंग पार्ट टाइम, मतलब यहाँ से आ गया ठीक है, लेकिन इसको एज अ वो क्या कहते हैं, फुल टाइम जॉब नहीं बना लेनी है आपने, कि ये सब कुछ यहीं से आ रहा है मेरा, ना इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेनी है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक $340 के अकाउंट पे, $1000 के अकाउंट को लोगों ने 10-10 लाख पे लेके गए होते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, बट दे आर स्कैम्स। मैं फॉरेक्स के अंदर, मैं मतलब अल्लाह मुझे बड़े बोलों से बचाए, मैं फॉरेक्स के अंदर इतना डेप्थ में चला गया हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ, एटलीस्ट 75 का अकाउंट देख के बता सकता हूँ कि यार ये स्कैम है, या जो है ये बंदा क्या है। ठीक है, तो कोशिश करो कि सोशल मीडिया को छोड़ दो, अगर आपको इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है।
अगर आपको कुछ इंस्पायर कर रहा है, मतलब कोई आपको, आप किसी की लाइफस्टाइल को देख के, फेक लाइफस्टाइल को देख के, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की, मतलब 4-5 इन्फ्लुएंसर उठाओ जो एक एक साथ फिरते हों। आपको सिंपल वे बता रहा हूँ मैं, किसी को मैं यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं बस आपको एक एज अ उस्ताद मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप उन मिंटोर्स को या फिर उन सिंगल्स प्रोवाइडर को या फिर उन लोगों के पास उनकी म्यूचुअल अकाउंट्स में चले जाएं। आप देखेंगे कुछ अर्से पहले एक बंदे ने गाड़ी ली थी वही वाली, दूसरे की भी पास वही गाड़ी होगी, उसने भी वही स्टेटस लगाया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो दूसरे उसके तीसरे में भी वही स्टेटस कुछ अर्से के बाद लगाया होगा, जी माशाल्लाह मैंने एक न्यू BMW ले रही है, या मैंने मर्सिडीज़ निकलवा ली है, मैंने ये। तो इन चक्करों में आके अपने अकाउंट्स को बिलो मत करो। अपने आपने बड़े एफर्ट्स, आपने मेहनत से पैसा कमाया होता है। एक एक बंदा यहाँ पे लेके आता है $1000, और वो अपना डेली बेसिस का प्रॉफिट बना रहा है $20 का, $25 का, $30 का, $10 का। उसको पता है कि यार मेरे लिए इनफ है, मैं ऐसा ऐसा चलता रहूँगा, मैंने 1000 से मैंने मेरा खर्चा निकल रहा है। अब वो एक स्टोरी देख लेता है जिस बंदे ने लगाई होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह माई न्यू BMW। वो कहता है कि यार मैं भी तो इसके साथ के ट्रेडर हूँ, मैं दिन के $20 कमा रहा हूँ, और ये इस हरामी ने 1.5 करोड़ की कैसे गाड़ी ले ली, 4 करोड़ की कैसे गाड़ी ले ली। अब वहाँ पे साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, वहाँ से आपके अंदर रिवेंज पैदा होती है, वहाँ पे गुस्सा पैदा होता है, वो इमोशंस पैदा होते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ आपको ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, गलत ट्रेड करना स्टार्ट करवा देते हैं। अब आप ट्रेड सेटअप के पीछे नहीं भाग रहे, अब आप भाग रहे हैं पैसे के पीछे। जब आप पैसे के पीछे अपना ट्रेड करेंगे ना, तो वो आपको इतना डिस्टर्ब कर देगा इमोशनली भी। अब आप लॉसेस पे लॉसेस कर रहे होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपका $1000 का अकाउंट कब ज़ीरो हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप फिर आपके आपके पास फिर अब सिर्फ ये होगा कि यार मैंने जो प्रॉफिट बनाया हुआ था वो भी चला गया, मेरा अपना पैसा भी चला गया, फिर आप सिर्फ मत्थे को हाथ मारेंगे। तो रिस्क ना लें बहुत बड़ा। अभी अगर आप नए हैं तो सीखते जाएं, समझते जाएं, प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया, उस अल्लाह सुब्हाना ताला के बहुत से प्लान्स हैं, उसके कुछ प्रोसेस हैं जिससे आपको गुजारना है, पॉलिश करना है आपको, ठीक है ना। उसकी ज़ात पे यकीन करें, वो बहुत गफूर है, बहुत रहीम है, इतनी मोहब्बत करता है आपसे कि आपको कभी वो तनहा नहीं छोड़ेगा किसी भी हालात में। देखें, ये वो बातें हैं जो मैंने फ़ेस की हैं। मेरे साथ जब मैं कामयाब नहीं था, तो मेरे साथ के लोग स्टेटस लगाया करते थे ऑन द डेली बेसिस के, अच्छे अच्छे खानों के, और अच्छे अच्छे कपड़ों के, अच्छी अच्छी चीज़ों के, क्योंकि एक एक जो लोअर क्लास होता है ना, तो उसको यही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक अच्छा खाना चाहिए होता है, एक अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, अच्छी ड्रेसिंग चाहिए होती है, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है। यही उसका ख्वाब होता है। आप लोगों को भी होपफुल यही ख्वाब होगा। इसके साथ मेरा एक ख्वाब था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर भी हो, अच्छा घर भी हो। तो जो मेरे साथ के लोग थे, जब वो कामयाब होना शुरू हुए, अल्लाह अल्लाह ने उनको दिया, अपने ख़जाने से दिया। तो कुछ सच डाल दिया, कुछ झूठ डाल दिया, पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। मैं भी अपने मेंटोर्स को या उन लोगों को देखना शुरू कर दिया जो फेक चीज़ें डाल रहे थे, ठीक है। उस टाइम तो नहीं लगता था ये चीज़ें अच्छी हैं या गलत हैं, बस ये लगता था, इंस्पायर होता था कि हाँ यार ये BMW का ये जो ब्लू कलर है ना, क्या बात है यार, ये जो पिंक कलर है क्या बात है यार, ब्लैक में क्या लगती है यार BMW, मर्सिडीज़। तो ये बड़ी चीज़ें इंस्पायर करती हैं, जो हम न्यूबीज़ होते हैं ना, इनको बहुत इंस्पायर करती हैं। तो मैं भी वहाँ से फिसला, मैंने भी अपने बहुत सारे अकाउंट्स वाइप आउट किए, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब रही मेरे लिए। तो वो जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, वो ये सीखा कि सबको कट आउट कर दो। कामयाबी की सिर्फ एक शर्त है कि आपको अकेले सफ़र करना है। मेचोरिटी भी यही है कि अकेले लड़ना है। अगर सर पे आ गई है तो आपको अकेले भुगतना है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मेचोरिटी भी यही है, ठीक है ना। तो होपफुली आप मेरी बातें समझ गए होंगे। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं भी गलत हो सकता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और हो, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन सब चीज़ों से गुजरेंगे। और जब आपको मायूसी फील हो कि यार मैं नहीं कर पा रहा या मुझसे नहीं हो पा रहा, तो आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ देखना है, अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह से जो है अल्लाह को दोस्त बनाना है, ठीक है। तब ट्रेडिंग विदाउट गॉड इज सुसाइड, ये मैंने एक स्लोगन पढ़ा था एक जगह पे, ट्रेडिंग विदाउट गॉड इज सुसाइड। अल्लाह के बगैर ट्रेडिंग जो है वो खुदकशी है, समझे। तो इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में बिठा लो, कहीं पे लिख लो, ट्रेडिंग विदाउट गॉड इज़ सुसाइड।
जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे एक जगह पे बैठो, वो जगह एक हो जहाँ पे आप ट्रेड करते हो। ये ना हो कि आप बेड पे लेटे हुए हो वहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो, वॉशरूम में बैठे हो वहाँ पे भी MT5 खोला हुआ है, अपनी वर्किंग चेयर पे बैठे हो वहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो, जिम जा रहे हो ट्रेड कर रहे हो, बाइक पे हो ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं यार, प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बाइक पे जा रहे हो लैपटॉप खोल के GMT5 के एनालिसिस कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। आपकी एक जगह हो जो डिसाइडेड हो, प्लान हो जो डिसाइडेड हो, सब कुछ डिसाइडेड हो। एंट्री लेने से पहले एक एक चीज़ प्लान हो, डिसाइडेड हो कि मैंने इस ट्रेड पे इतना रिस्क लेना है, इस ट्रेड पे मैंने इतना प्रॉफिट लेना है, यहाँ से निकलना है, यहाँ पे इंटर होना है। मैंने एक ट्रेड के बाद अगर मेरा लॉस होता है तो देखूंगा, समझ में आया तो करूंगा, अदरवाइज़ मैं उठ जाऊंगा। मेरा दिन ही नहीं है आज। आपको आज जिन लोगों के कॉपीराइट्स पे मेरे अकाउंट्स लगे हुए हैं जिनके साथ, वो जानते होंगे कि मैं दिन की एक ट्रेड लेता हूँ, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, इनफ। मेरा दिन का टारगेट होता है मुझे 3-4% गेन करना है अकाउंट को ऑन द डेली बेसिस, और 2-2.5% 3% मेरे लॉस का टारगेट होता है। अगर मैंने लॉस हो गया मेरा, कट आउट। मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन्स बंद कर देनी है। मैं ट्रेड ही नहीं करता अपने जो एक्चुअल मेरे से अकाउंट हैं, जो मेरे फाइनेंस को देख रहे होते हैं, मैंने इनको उन पर ट्रेड नहीं करता, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। 1-2 ट्रेड्स मेरी डेली की डिसाइडेड होती हैं, वो नहीं करता मैं। इसके अलावा आपको भी यही करना है कि कम ट्रेड करनी है। ज़्यादा ट्रेड्स करोगे मारे जाओगे, फंस जाओगे। बहुत इंट्री सेटअप निकल गया, उसका वेट नहीं करना, मतलब दूसरे सेटअप का वेट करो, उस सेटअप में नहीं घुसना। तो इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगी ये चीज़ें। इट्स टेक अ टाइम, टाइम, और जो है वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है हमेशा। कितना बोलता हूँ यार मैं। बिस्मिल्लाह। जितना आपका भी बोल बोलते हो अच्छा बोलते हो। आपका बोलना ही हमारे लिए मोटिवेशन है और हमारे लिए गाइडलाइंस है। तो आपका बताना समझाना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अल्लाह आप लोगों को बहुत नवाजेगा। मैं इस चीज़ पे इंशाल्लाह। यकीन रखता हूँ। मैं मतलब मैं ना मैं बड़ा इंतहाई पॉजिटिव बंदा हूँ। मतलब मेरी मेरी बेगम मुझे कहती है, देखे ना आप, अगर मुझे समझें, आप मुझे कहें कि यार आप सर अच्छे हैं बुरे हैं, या आप लोग मेरे बारे कमेंट्स करें, तो वो नहीं जानते मुझे। मुझे वो लोग जानते हैं जिनके साथ मैं डेली बेसिस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता हूँ। बिल्कुल अक्सर ऐसे ना ही ऐसे। अक्सर जो बीवियाँ होती हैं ना, वो अपने शोरों के हक में बात नहीं कर रही होती। मतलब वो कहती हैं कि बस ठीक है, ये है वो है, उनका अक्सर ही गिले होते हैं। तो मेरी बेगम, मेरी अम्मा, मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे लिए पॉजिटिव हैं, कि वो कहते हैं कि वैसा आप बहुत पॉजिटिव हैं। इसलिए नहीं, मतलब मुझे ना अल्लाह पे अंधा बिलीव है। मतलब कुछ भी हो गया ना, मुझे पता है अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह कर लेगा। तो माशाल्लाह। आपको भी यही कहता हूँ। ये मैं अपनी लिए कोई अच्छी बात या बहुत बुरी बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, वो जो अल्लाह है ना, उस पे हमेशा ट्रस्ट रखना है आपने। वो जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो आप पे आपसे मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि आप भूल जाएं सारी बातें, कि बस अल्लाह है। मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, तो तब भी कहें कि अल्लाह है, अल्लाह कर लेगा, हो जाएगा। और आप देखें कि वो हो जाएगा। इतना ट्रस्ट होना चाहिए बंदे का। ठीक है ना। तो मैं ये कभी कभी इस्लामी टच इसलिए देता हूँ कि मेरा मुझसे सवाल होगा रोज़े महशर के, जब मैं मरूंगा मेरे मरने के बाद सवाल होगा मुझसे कि आपने जो पढ़ाया, क्या वो दुनियावी था, क्या वो, देखिए, आप मुझे हमेशा याद रखेंगे। मुझे मे भी आप लोगों के बहुत से नाम याद ना रहें आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। मैं भी भूल जाऊं कि मोहम्मद बिलाल जो है मेरे सेशन में वो करता था, यूनस मेरे क्लास में वो करता था, सहरिश मेरे क्लास में होती थी, शियान मेरे सेशन में वो करता था। मैं भी, मुझे याद रहे, मैं भी ना याद रहे, बट आपको मैं याद रहूँगा क्योंकि मैं आपका उस्ताद हूँ। मुझे आज तक मेरे उस्ताद याद हैं, सब उस्ताद याद हैं। मेरे 19 उस्ताद थे, 19 के मुझे नाम याद हैं, उनकी टाइमिंग्स याद थी, जो मुझे सेशन दिया करती थी, उनकी बातें याद हैं, कौन अच्छा था कौन बुरा था सब याद है। और बट एक चीज़ है जो मुझसे मुझसे भी सवाल होगा, आपसे भी सवाल होगा, तो अल्लाह के बारे में ज़रूर दिया दिया करो, अल्लाह को टाइम दिया करो। ठीक है ना। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह। और कोई सवाल करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई सवाल करें भाई, चुप हो गए।
अभी 4-5 मिनट बचे हुए हैं, कोई सवाल करें इसमें भाई से। ये मेरे ख्याल से सबके सवाल खत्म हो गए, ये 5 मिनट अभी आपके बात करने के हैं, दीनी बात के। सर जी कोई हल्की फुल्की अगर स्ट्रेटजी वगैरह पे या जिस तरह फॉरेक्स की क्लासें वगैरह बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं सर। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? यासीन भाई, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जी 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 अवैध भाई मैं कह रहा था कि जी जी मैं कह रहा था कि हम जो है ना आपकी जिस तरह आप पढ़ाते हैं फॉरेक्स वगैरह, तो हम उन क्लासेस का बड़ा शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि हम उनको अपने लाइव चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करें। आई आप मीन के आप नए स्ट्रेटजी हैं? वगैरह या आप आपका नए जो हैं मेरे तरीक़ाकार साथ? वगैरह है, आप नए वो सेशन क्लासेस में सर ऐड कब हुए हैं? से। जी जी आप नए हैं मेरे सेशंस में? सर सर वैसे आपका इंटरनेट का मसला है तो या मेरे इंटरनेट का मसला है, सब मुझे बताएं। मैं आपकी लाइव भाई के इंटरनेट का बात क्लासें लेता रहा हूँ। मतलब बना था वो बेटी का, तो इसलिए बीच बीच में मेरी कुछ क्लासें कट वगैरह हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक लिंक सेंड करूँगा। यूनस भाई, इनको ना काइंडली हमारी यूट्यूब की ना जो प्लेलिस्ट है ना, उनका लिंक शेयर कर दें यासीन भाई को। आप किन के ग्रुप में ऐड हैं? यूनस भाई के ग्रुप में ऐड हैं या हमारे के प्राइम यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप में ऐड हैं? सर इससे कहें कि अपना नंबर शेयर कर दें कमेंट में। बस वो आपको मैसेज कर देंगे यूनस भाई। यासीन भाई, उसमें ना हमने सारी चीज़ें 1 to 1, मतलब ज़ीरो से लेके ऐड हूँ, एंड ग्रुप तक। में ऐड हूँ मैं। सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ। कौन से वाले में ऐड हैं? जी जी सर। ठीक है, मैं खुद कर दूंगा ग्रुप में ना, आपको लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आप वहाँ से देखें, आपका ये सवाल वाला सवाल जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। सर ये के प्राइम यूनिवर्सिटी वाले में ऐड हूँ, सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ, सारों ठीक में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा जी। उस पे ये होगा कि आपका जो सवाल है ना स्ट्रैटेजी वाला, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 by 1 करके स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें डिलीवर की हुई हैं। लाइक मैंने आपको बेसिक समझाई है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल जी जी चीज़ें बताई हैं जो मेरी स्ट्रैटेजी में काम आनी है। उन पे मैंने थोड़ी सी ग्रिप करवाई है, प्रैक्टिस जी जी करवाई है। अब इंशाल्लाह फंडामेंटल के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे कि मैं जिन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। जी बेहतर बेहतर एंड थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? आज ना मुझसे एक सवाल, अच्छा चलें यार, मैं ना थोड़ी सी बात करूँगा इसके, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। वैसे मैं आप लोगों के साथ गपशप लगाऊंगा, मैं सिर्फ 10 मिनट लूँगा आप लोगों के। जिनको जाना है वो जा सकता है, ट्रेडिंग की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको इसी टाइम पे, और इंशाल्लाह गपशप भी लगाएंगे। तो तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दे दें। आप लोग जा सकते हैं, मतलब मुझे इजाज़त नहीं दें, मुझे आप लोग जा सकते हैं, 10 मिनट मैं आपसे लूँगा। मेरे मेरे पास से ना, मतलब एक फ़ीमेल थी, उन्होंने मुझसे सवाल सवाल किया कि सर, ब्रोकर कैसे बनाते हैं? ब्रोकर कैसे बनाते हैं? नाइस। ब्रोकर बनाने के लिए ना, यार वो हम टॉपिक बाद में पढ़ते हैं, पहले सवाल आया इसको क्लियर करते हैं। ब्रोकर बनाने के लिए आपको एड्रेस लेना पड़ता है सबसे पहले। बिज़नेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है, पाकिस्तान में नहीं होता, ये बाहर होता है। अगर आप जाते हैं दुबई, तो 3-4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपने अपने बिज़नेस को एज ए ब्रोकरेज को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ लूशियस है, दुबई है, एक और है। ठीक है, वहाँ पे अपना कर सकते हैं। अब दुबई की बात करें तो वहाँ पे अगर आपको अपना बिज़नेस को रजिस्टर करना है तो उसकी फ़ीस है गालबन कोई 1 लाख दिरहम, 80,000 से 1 लाख दिरहम तक है। ज़्यादा भी है, कम भी है, वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड है। अब वहाँ पे आपको एक सवाल तो क्लियर होने दें पहले। अगर वहाँ पे आप, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो।